नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको भ्रूण की टेस्टिंग, गर्भपात और भ्रूण हत्या से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। लिंग परीक्षण जांच के बाद जन्म से पहले मां के गर्भ से लड़की के भ्रूण को समाप्त करने के लिए गर्भपात की प्रक्रिया को भ्रूण हत्या कहते हैं। कन्या भ्रूण या कोई भी लिंग परीक्षण भारत में गैर कानूनी है। कन्या भ्रूण हत्या शताब्दियों से चला आ रहा है, खासतौर से उन परिवारों में जो केवल लड़का ही चाहते हैं। इसके पीछे विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक कारण भी हैं। अब समय बहुत बदल चुका है, हालांकि विभिन्न कारण और मान्यताएं कुछ परिवार में आज भी जारी है। सरकार ने इस दुष्प्रथा को रोकने के लिए कानूनी ढांचा भी तैयार किया है। 1964 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। शांतिलाल शाह नाम से गठित इस समिति को महिलाओं द्वारा की जा रही गर्भपात की कानूनी वैधता की मांग के मद्देनजर महिला के प्रजनन अधिकार के मानवाधिकार के मुद्दे पर विचार करने का काम सौंपा गया। 1971 में संसद में गर्भ के चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम 1971 या एमटीपी एक्ट पारित हुआ, जो 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 मानवीयता और चिकित्सा के आधार पर पंजीकृत चिकित्सकों को गर्भपात का अधिकार प्रदान करता है। लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम 1994 गर्भधारण से पहले या उसके बाद लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाता है। यही कानून कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रसव से पहले लिंग निर्धारण से जुड़े टेस्ट पर भी प्रतिबंध लगाता है। भ्रूण हत्या को रोकने में यह कानून उपयोगी है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। भ्रूण हत्या से जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार भी करेंगे, विस्तार से जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता मृदुल अग्रवाल जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। मृदुल जी आपको भ्रूण की टेस्टिंग और गर्भपात से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841। इसके अलावा एक और नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 8377009636। जी हाँ, तो आज का विषय भ्रूण हत्या को लेकर कानून और साथ ही साथ कितना महत्वपूर्ण है अब इसको लेकर जानकारी प्राप्त करना। भ्रूण हत्या से जुड़े कानून की जानकारी आखिरकार कितनी जरूरी है, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे हम तमाम इसको लेकर जो है जानकारी लेंगे। मृदुल अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है। मृदुल अग्रवाल जी आपका आज के इस खास पेशकश में, आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि भ्रूण हत्या की जो कानूनी डेफिनेशन है, कानूनी परिभाषा के अंतर्गत इसको क्या कहा जाता है? कानूनी परिभाषा यही है कि जो भी भ्रूण गर्भ में है उसकी जब हत्या होती है। आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज? जी बोलिए मृदुल जी, बोलिए। हाँ, मेरी आवाज मिल रही है आपकी आवाज? हाँ हाँ, तो भ्रूण हत्या में यही बता, भ्रूण हत्या जो फीटस है, जो गर्भ में है, उसको जब मार दिया जाता है उसको हम भ्रूण हत्या कहते हैं। किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से जो मारा जा रहा है जिसको इन द कैटेगरी ऑफ मर्डर, लेकिन उसको हम मर्डर अभी तक हम लोगों ने कोशिश नहीं कर पाए हैं उसको। तो ये हमारी एक कानूनी एक पहल है और एक चल रही है, एक युद्ध चल रहा है इस बारे में। तो उस भ्रूण को जब हम किसी भी तरीके से मारा जा रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन के जरिए, जब हम देख रहे हैं कि लड़की है, लड़का चाहिए हमें और लड़की, उसको भ्रूण हत्या हो जाती है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। जो कि अब इस क्रिमिनल ऑफेंस में ये आप देखें कि कहीं भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, आपके सामने एक एक्यूज है और एक विक्टिम है, लेकिन यहाँ पर जो विक्टिम है वो हमारे सामने है ही नहीं, वो मौजूद ही नहीं है वो इसलिए इस ऑफेंस को नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया है, कॉग्निजेबल बनाया गया है कि ऑफेंस है। पहले आईपीसी में इसका उल्लेख हमको मिलता है 312, इसको एक बड़ा इलेबोरेट एक पिनल एक्शन इसके लिए किया गया था। फिर उसके बाद
टाइम निकलता गया और इसको एक तरह से मैं कहूंगी इट वाज एन एक्सेप्शन, एमटीपी एक्ट वाज एन एक्सेप्शन गिवन टू द आईपीसी सेक्शंस ऑफ 312 सेइंग कि आप भ्रूण हत्या कर सकते हैं विद इन दिस लिमिट, 3 महीने के अंदर, 12 हफ्ते के अंदर आप भ्रूण हत्या कर सकते हैं। दीज आर द लॉज, रिलैक्सिंग द लॉज। बिल्कुल, इसी को लेकर मेरा सवाल था आगे कि क्या भ्रूण की जो टेस्टिंग है पूरी तरह से प्रतिबंधित है, या फिर किन हालातों में टेस्टिंग संभव है? भ्रूण के लिए जो लिंग टेस्टिंग है उस पर कानून आखिरकार क्या है? लिंग टेस्टिंग तो किसी भी हालत में कहीं पर भी आपको ये लीगल नहीं है कि आप टेस्ट करा लें, लिंग टेस्ट करा लें कि वो लिंग टेस्ट कराने के लिए कहीं भी इसको लीगल नहीं माना जा रहा है कि आप लेकिन टेस्टिंग एज सच इज प्रोवाइडेड कि जहाँ पर भ्रूण हत्या को लीगलाइज कर रहे हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि भी माँ को इस प्रेगनेंसी से क्या क्या परेशानियां हैं, इसमें सारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि कहाँ पर बच्चे को जान की जब बच्चा पैदा होगा तो क्या क्रोमोसोमल उसको डिजीज हो सकती है। इन सब चीजों के मद्देनजर देखते हुए टेस्टिंग प्रोवाइड की गई है, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन को बिल्कुल नो कहा गया है थ्रू आउट। सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनी केस हो ही नहीं सकता है, दैट इज इलीगल। ठीक है, अब भ्रूण या अजन्मे बच्चे के क्या कानूनी हक हो सकते हैं, ये आपसे मैं जानना चाहूंगी। देखिए, भ्रूण जो है उसको एक पूरा एक माइनर चाइल्ड का स्टेटस दिया गया है कि उसको द मोमेंट वो गर्भ में आ जाता है वो एक को पार्टनर हो जाता है। हमारे हिंदू सब्सेक्शन एक्ट में, इंडियन सब्सेक्शन एक्ट में हर जगह वो एक को पार्टनर है और जो भी प्रॉपर्टी है उसमें वो शेयर होल्डर है, बराबर का हकदार है। इसमें जो भी एक कहते हैं कि ओरल एग्रीमेंट्स हो जाते हैं या रिटर्न में एग्रीमेंट्स हो जाते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, लेकिन भ्रूण को लिमिटेशन एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया है कि जब वो मेजर हो जाता है तो उस एग्रीमेंट को वो चैलेंज कर सकता है कि ये एग्रीमेंट मेरे राइट्स को तोहिन करते हुए बनाया गया है, और वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है और कोर्ट को दरवाजे पर हटा सकता है। इसके अलावा अगर हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें या फिर पीएनडीटी एक्ट की बात करें तो वो क्या है और इसे क्यों बनाया गया है? कानून में संशोधन की फिर क्यों जरूरत पड़ी इसको लेकर? देखिए, इंडियन पीनल कोड में बहुत ही साफ तरीके से एक प्रावधान था और वहाँ पर किसी भी तरीके का मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी का है वो मना किया गया था जी। लेकिन एमटीपी एक्ट से ये थोड़ी सी रियायत दी गई थी कि माँ चाहे, क्योंकि उसको भी अपनी बॉडी का राइट है, वो सब बातें कहते हुए उन्होंने ये एक राइट दिया था कि 12 हफ्ते के अंदर वो चाहे तो वो उसको कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। और उसके बाद एक डॉक्टर, ये तो एक डॉक्टर से परमिशन लेके हो जाएगा और फिर उसके बाद 2 डॉक्टर की सलाह ली जाएंगी और वो भी 20 हफ्ते का, अभी हमने 24 हफ्ते कर दिया है, 2020 में अमेंडमेंट हो गया है। लेकिन पीएनडीटी जो एक्ट है वो एक एक्ट बनाया गया है जो कि उस मशीनरी को रेगुलेट कर रहा है जो इसमें कहेंगे कि जो भ्रूण हत्या करने के योग्य हो सकती है, जो कि डॉक्टर्स हैं। उस कमेटी को उसके लिए कमेटी बनाई गई है और पूरे बहुत सारी कमेटीज में उसमें प्रावधान है कि कौन उसको जो टेस्टिंग मशीन्स हैं, सोनोग्राफी मशीन्स हैं, वो कहाँ की उनको देनी है, क्या लाइसेंस देने हैं, क्या क्या उनके लिए स्टाफ का जो चेक करेंगे, समय समय पर जाकर चेक करेंगे, वो सारा पूरा वो पीएनडीटी एक्ट को एक कंसाइज फॉर्म में दिया गया है। क्योंकि बहुत ज्यादा जब देख रहे थे कि केसेस बढ़ते जा रहे थे तो एक इस पीएनडीटी एक्ट में अभी रिसेंटली एक मैटर भी हुआ है 2017 में, फेडरेशन ऑफ ऑल द लॉयर, ऑल द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि इसमें एक फॉर्म एफ का एक है, एक जरूरी एक फॉर्म एफ है जो कि फिल करना पड़ता है। तो उसमें
में वो फेडरेशन आई है और कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो फॉर्म एस है, अगर उसमें जरा सी भी कोई कमी पेशी रह जाती है तो उसमें डॉक्टर को लायबल माना जाता है और बहुत ही कड़े पीनल एक्शन से अगेंस्ट द डॉक्टर। तो बिल्कुल मृदुल जी, यही आगे सवाल मैं जानना चाहूंगी कि अस्पतालों और जो नर्सिंग होम्स हैं उनके लिए पीएनडीटी एक्ट के तहत क्या दिशा निर्देश, क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? जी हाँ, यही मैं आपको बता रही हूँ कि इस एक्ट में जो जितने भी सोनोग्राफी सेंटर्स हैं, जो भी काउंसलिंग सेंटर्स हैं, इन लोगों को एक दिशा निर्देश, बड़े सख्त तरीके से दिशा निर्देश हैं। उनको ये हर तरीके से एक सर्वेलेंस में उनको रखा जाता है। कमिटीज आके उनका दौरा करती हैं, उनको देखती हैं कि यहाँ पे कुछ भी इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, सेक्स डिटर्मिनेशन तो नहीं हो रहा है। तो उस बात को यही मैं आपको बता रही थी, जो केस हुआ था तो उसमें ये बता रहे थे कि जो पूरे मेडिकल प्रतिनिधि गए हैं कोर्ट के सामने और उन्होंने कहा है कि कोई भी क्लरिकल अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए डॉक्टर को लायबल ना माना जाए। लेकिन कोर्ट ने इस बात पे कहा है कि ये क्लरिकल एक्टिविटी है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्म भी जो भरना है वो भी डॉक्टर के सर्वेलेंस में पूरा भरा जाएगा। कहीं पे भी एड्रेस और क्या वजह है, क्यों उसका टेस्टिंग हो रही है, ये सब जो है डॉक्टर ही भरेंगे। इसमें क्लर्क बीच में कहीं आएंगे ही नहीं। और इसीलिए तो इसको एक बहुत ही सख्त कानून के नजर से रखा गया है। काफी जो है इसके लिए सख्त कानून दिया गया है। और भी कई सवाल हैं डॉक्टर, और भी कई जो है जानकारियां अधिवक्ता से हम लेंगे, और साथ ही डॉक्टरों की जो कानूनी सलाह कितनी जरूरी है इसमें वो भी हम जानेंगे। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गर्भपात की, क्या इसको लेकर कानून है और पीएनडीटी एक्ट क्या कहता है। हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ी हुई हैं जो हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। अगर इस दौरान आप दर्शकों का कोई भी सवाल है तो आप कार्यक्रम में जुड़कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब जरा हम जानना चाहेंगे अधिवक्ता जी से कि किसी भी गर्भपात से पहले डॉक्टरों की जो सलाह है क्या कानूनी जरूरी है और इस पर क्या कानूनी प्रावधान है? देखिए, गर्भपात के लिए डॉक्टर की सलाह तो बहुत जरूरी है। 3 महीने तक के गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की सलाह है, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन उसके बाद अगर मां चाहती है कि वे गर्भपात कराना है, जरूरी है, तो उसमें दो डॉक्टर्स चाहिए। क्या वजह है उसकी जानने के लिए कि, लेकिन ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो कंसेप्ट है इसको हमने कैसे वेव आउट करना है। बाकी तो जो और बहुत सारी वजह है कि माता की लाइफ को थ्रेट है, बच्चा जो पैदा होने वाला है वो किसी तरह से कैपेबल नहीं है, अपने विकलांग रूप में पैदा हो सकता है, तो उसको गर्भपात करने के लिए कोर्ट परमिशन दे देगी कि हाँ भाई दिस इज द वे आप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ अगर देखें कि सेक्स डिटर्मिनेशन में जो गर्भपात हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ी मुहिम है जो हमारे सामने है, जिससे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो मेल और फीमेल रेशो सोसाइटी में जो है वो फीमेल रेशो जो है कम होता जा रहा है और मेल रेशो बढ़ता जा रहा है। ये नेचुरल नहीं है, ये डेलिबरेट एक्ट है। तो इस चीज को कैसे रोकें, इन चीजों के लिए एक बहुत तरीके के सजेशंस आ रहे हैं, कमिटीज फॉर्म हो रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि बता रहे हैं कि हाउ टू डू दिस। ऑल्दो जो अभी तक के जो कानून है वो बहुत सख्त हो रहे हैं। पीएनडीटी एक्ट जैसे आपने देखा कि बहुत सख्त है, कोई भी भ्रूण हत्या करना पाप की जो श्रेणी में जो आ रहा है, और उसमें उन लोगों को पूरी कमिटीज बनाई जा रही है जो कि निरंतर देखती हैं। अब यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है एट द स्टेज ऑफ जो आईवीएफ में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें आईवीएफ में सबसे पहले वो, क्योंकि वो जो क्रोमोसोमल फर्टिलाइजेशन करते हैं वहीं पर वो सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, कि एक्स एंड वाई जो क्रोमोसोम है हमारे में, वो एक्स को एक्स पे फर्टिलाइज करना ही नहीं है और एक्स वाई को ही करना है। तो उस हद तक वहां तक कानून पहुंचेगा और कैसे उसको हमने करना है, ये सारा पीएनडीटी एक्ट में इस बात पे मुहिम चलाई गई है। तो इसमें कुछ सजेशंस हैं जो कि सोचे जा सकते हैं कि भाई जो वहाँ पे टीवी से उसको कनेक्ट किया जाए और जो मेडिकल अथॉरिटीज हैं उनको देखा जाए कि वो वहाँ पे उसको क्लोज निरीक्षण में रखें। और
एक जो बहुत बड़ी जो एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से समाज में, कि हमने जो सेक्स डिटर्मिनेशन को हमने एक बैन के रूप में देखा हुआ है कि भाई नहीं, हमको बैन कर देना चाहिए कि हमें सेक्स डिटर्मिन करना ही नहीं। अब इसमें जो विक्टिम है वो एक भ्रूण है, जो एक बच्चा है जिसके रचयिता माँ बाप ही है और जो कि उसके दुश्मन है। तो उसमें उनको अकाउंटेबल बना दें। अगर हम इस बात को सोचें, एक तो फूड फॉर थॉट, कि अगर हम इस बात को देखें कि हम जो सेक्स डिटर्मिनेशन को हम कंपल्सरी कर दें और जो वहाँ पे जो गर्ल आती है कि भाई ये जो लड़की है, और उसमें पेरेंट्स को लायबल कर दें कि वो बर्थ हो और उस बर्थ के बाद वो लड़की जिंदा हो, इस बात के लिए पेरेंट्स को लायबल अगर हम कर दें किसी तरह से, कोई हम कानून लेकर आए। और भी कई सारे सवाल हैं मैम, बहुत सारे सवाल हैं, अभी फहरिस्त बहुत लंबी है। अधिनियम गर्भपात करने वाले जो चिकित्सक हैं उनकी योग्यता का भी निर्धारण करता है और सिर्फ सरकारी लाइसेंस प्राप्त केंद्रों पर ही गर्भपात कराया जा सकता है। इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। नहीं, सरकारी जो लाइसेंस अथॉरिटी जो है उन्हीं को गर्भपात करने देना है, वो दैट इज द लॉ। अदरवाइज जो भी और इलीगल जो अबॉर्शंस होते हैं तो वो तो दे आर सिमिलर, दे आर डूइंग द अबॉर्शंस लाइक दिस, तो उनको तो है ही हमारे जो कानून में है ही कि उनको किस तरह से उनको देखना है, किस तरह से कमिटीज है। तो पुलिस का तो है इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि पुलिस में का एक रिलेशन है, लेकिन ये CNDT एक्ट से एक कमेटी फॉर्म कर दी गई है ताकि जो एक अलग से एक बॉडी आ गई है जिससे कि हर जो केंद्र हैं वो लाइसेंस है कि नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर्स पूरे क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, वहाँ पे और सब सुविधाएं हैं कि नहीं है, तो वो सब वो कमिटीज देख रही हैं, उनको देखना होगा। बिल्कुल। और अगर गर्भ में बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद लापरवाही बरतने के कारण विकृति के साथ अगर बच्चा हुए, एक बच्चे की वजह से लॉ ऑफ टोर्ट्स के तहत मुकदमा दायर भी किया जा सकता है। इसके बारे में जानकारी दें और कितनी सजा का प्रावधान है, क्या मुआवजे का भी इस पूरे प्रकरण में प्रावधान मिलता है क्या? देखिए, दीज आर द ग्रे एरियाज ऑफ लॉ। इसमें अभी कोई ऐसा आपका लॉ नहीं है कि अगर पूरी सावधानी के बावजूद हो जाए और फिर उसके बाद कॉम्पनसेशन भी हो जाए, तो क्योंकि जो बच्चा जो पैदा हुआ है उसको डिसेबिलिटी हम उसको नहीं मानते हैं। हो सकता है क्योंकि आजकल हमारे सामने बड़े सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि डिसेबिलिटी से बॉर्न होते हैं फिर भी दे एक्सेप्ट, तो इसलिए उस बात में ये ग्रे एरिया है। अभी इसमें कोई लॉ एज सच नहीं है, लेकिन हाँ लॉ ऑफ टॉर्ट में टॉर्चरस लायबिलिटीज को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है जो बॉर्न हुआ है उसको हम एक पूरी तरह से उसको ये नहीं मान सकते कि भाई वो इनकेपेबल है, डिसेबल है, बिल्कुल बड़े होके वो कुछ और अच्छा कर सकता है। तो इसलिए इसमें इट्स ग्रे एरिया, नथिंग मच लॉ एस्टैब्लिश्ड एंड कोडेड। मृदुला जी, अगर लिंग चयन या लिंग का पूर्व निर्धारण की सेवा देने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन पर भी क्या कुछ नियम कायदे कानून है? क्या नियम है इसके कानूनी? दे आर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। आप लिंग मैंने आपसे बताया है कि अगर सेक्स डिटर्मिनेशन से करते हुए कोई भी, क्योंकि जो IVF सेंटर्स आ गए हैं अभी उनमें ये बातें हो रही है, लेकिन अगर सामने से एडवर्टीजमेंट तो बिल्कुल ही बैन है, वो तो कर ही नहीं सकते हैं। उनके तो सख्त उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं अगर ऐसे एडवर्टीजमेंट को डालते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन तो वो कर ही नहीं सकते कि जी हम अगर कि आपके पास हम बिल्कुल लड़का ही पैदा करके देंगे, ऐसा कोई भी केंद्र नहीं कह सकता है। और कहता है तो वो सब तो कानून के अधीन आता है। बिल्कुल। इसके अलावा बड़ा ही महत्वपूर्ण एक सवाल है जो अक्सर एक समस्या आन खड़ी होती है समाज में। अगर कोई बलात्कार पीड़िता गर्भपात कराना चाहती है तो क्या कानूनी प्रक्रिया है और क्या उसको पालन करना होगा? हाँ, अगर रेप विक्टिम्स को तो ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना MTP करा सकते हैं, तो उनके लिए भी वही है कि वो 3 हफ्ते तक ये है और उसके बाद 3 महीने तक का तो उनका लीगल है ही। उसके बाद वो डॉक्टर्स के स्पेशल निगरानी में है तो करना ही पड़ता है, क्योंकि माँ के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से एक
हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसको निरीक्षण में रखते हुए वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है और वो कोर्ट से ही उनको परमिशन मिलेगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मृदुल अग्रवाल जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ खास कार्यक्रम में, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, नमस्कार।